तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के जो 7 सॉल्व्ड पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो कंप्लीट करूँगा वो है 10 प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, सीबीटी मोड है। आरआरबी के द्वारा जो पूछे गए पेपर हैं यानी आंसर के द्वारा प्रमाणित जो पेपर हैं वो मैंने कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें 7 सेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो कंप्लीट करूंगा वो आपके 10 सेट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। उससे पहले निवेदन है भाई कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा सा दुख होता है। देखिए यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि जो मैंने इसके पहले सॉल्व्ड पेपर करवाए हैं उसमें बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि जो आपने क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें केवल जीके और साइंस ही आप करवा रहे हैं, और जो मैथ है रीजनिंग है वो कैसे क्या होगा। तो देखिए मैथ और रीजनिंग जो है वो भी करवाऊंगा, लेकिन वो एक अलग सेपरेट क्लास में करवाऊंगा। बाकी जो आपकी रीजनिंग है वो मैथ है वो अलग करवाऊंगा। जीके और जो जीएस है और करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, ये मैं एक साथ करवा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। गंडक जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, जबकि जो सुबनसिरी है, लोहित है, मानस है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो गंडक है ये नहीं है। ठीक है, देखिए गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है और ये पटना के समीप जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गंगा की सहायक नदी माना जाएगा। ठीक है, इस नदी का जो प्राचीन नाम है ये सदा नीरा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत जनित्र। देखिए विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और जो यहाँ पे दिया गया है विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर जो है ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी विद्युत मोटर ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब दोस्त ये है कि विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ओके, अगला है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए या फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 करके दिया गया है। कथन 1 में दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कथन 2 में दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे जैसे रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है। अब जो कथन 1 और कथन 2 दिया गया है इस बात को अगर आप ध्यान से गौर करोगे तो दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है इसके सांद्रित जलीय घोल के जो इलेक्ट्रोलिसिस के परिणाम स्वरूप बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये OH जो है ये बनता है। इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि 1989 में डैश ने सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। कहने का मतलब है कि 1989 में किसने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। तो निम्नलिखित में से किसने या फिर किस समिति ने, किस आयोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, पीके थुंगन समिति। देखिए पीके थुंगन समिति जो है इन्होंने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की जो एक प्रणाली है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्थानीय शासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुना जाता है। तो स्थानीय शासन का मतलब यह है कि ऐसा निकाय या फिर ऐसा प्रबंधन जो स्थानीय लोगों द्वारा चुना जाए उन्हें स्थानीय निकाय कहते हैं। और ये पीके थुंगन समिति द्वारा इसकी मान्यता की सिफारिश की गई थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने के कारण होते हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। ये उसका मेन रीजन होता है, फिर मुख्य कारण होता है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा दोस्त कि प्रत्येक रक्षक कोशिका में केंद्रक कोशिका द्रव्य का मतलब ये होता है कि जो कोशिका में उपस्थित लिक्विड होता है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य रिक्तिका तथा असंख्य हरित लवक होते हैं, जो हरित लवक होता है उसमें होते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। और इन जो सजीव कोशिकाओं से रंध्र होते हैं ये खुलते और बंद होते रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट है, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः, कहने का मतलब यह है, फिर से समझिए, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और भाग में, यानी कि जो मध्य भाग है इसमें प्रयुक्त दर्पण कैसा होगा, मतलब दर्पण के प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अवतल और समतल। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर, अवतल और समतल उत्तल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए 2022 के करंट अफेयर हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब किसने जीता। तो फिर से समझिए, 2022 के करंट अफेयर हैं, इसमें ये पूछा गया है कि 2022 में एशिया के 100वें यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में जो 8वां खिताब है ये किसने जीता था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पंकज आडवाणी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, पंकज आडवाणी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ये राजधानी जो दोहा है, यानी कतर की जो राजधानी दोहा है वहाँ पे ये आयोजित किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है इसका चिन्ह क्या होता है ये आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका वी आंसर, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो जो आवर्धन है कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये उल्टा बनता है, ठीक है। और जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब इसका आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये उल्टा बनाता है। तो वास्तविक अगर होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, आभासी होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बी आंसर परफेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये आंसर, पश्चिमी घाट। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से भारत में अधिकतम वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है और पश्चिमी तट पर ही स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस दृष्टि में विश्व में 8वां स्थान है भारत का, ठीक है। जैव दृष्टि से कहा जाए तो भारत में जो स्थान रखता है वो 8वां रखता है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। समझिए फिर से, भारत में जो माइक्रो फाइनेंस है ये जो है ये गरीब और निम्न आय वाले जो परिवार हैं इनको कब मतलब कितनी अवधि के लिए जो छोटे ऋण हैं या कहा जाए अन्य वित्तीय सेवाएं हैं ये प्रदान करता है। जो माइक्रो फाइनेंस है या वित्तीय सेवा है, बताइए। तो राइट उत्तर हो जाएगा लघु अवधि, यानी बहुत कम ही समय के लिए। तो ए आंसर राइट हो जाएगा लघु अवधि। भारत में माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है जो लघु अवधि के लिए गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को छोटे ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करता है।
इसकी अवधारणा जो है 70 के दशक में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस द्वारा शुरू की गई थी। तो माइक्रो फाइनेंस की जो अवधारणा है ये मोहम्मद यूनुस द्वारा शुरू की गई थी बांग्लादेश में। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पौधे के किस भाग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। पौधे के किस भाग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका जो वैक्यूल है यानी कि जो रिक्तिकाएँ हैं इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। देखिए जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इन्हें शरीर से बाहर निकालने में जो मतलब क्रिया होती है उन्हें उत्सर्जन कहा जाता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है इनको संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिक्तिकाएँ का। रिक्तिकाएँ जो हैं ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं और जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएँ हैं छोटी और जो पादप कोशिकाएँ हैं इनमें रिक्तिकाएँ ये बड़ी होती हैं। तो जंतु में रिक्तिकाएँ छोटी और पादप में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ABC करके दिया गया है कथन और उसके बाद ABCD करके आपको दिया गया है ऑप्शन। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। बताइए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए अगर कथन ए को आप ध्यान दें तो लिखा है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। मेरे प्यारे भाई ये जो कथन है अगर एक तरीके से देखा जाए तो गलत लिखा गया है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता है ये दोनों ही तापमान में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तापमान से स्वतंत्र नहीं होगा। अगर ये तापमान में परिवर्तन होता है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये दोनों परिवर्तित होंगे, तो ये स्वतंत्र कहाँ से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहला ऑप्शन तो गलत निकल गया। दूसरा देखिए, किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। देखिए किसी भी चालक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे ये अधिक नहीं, यहाँ पे ये कम होना चाहिए। तो ये भी आपका गलत हो गया। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है ये ओम है, जिसको कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी केवल और केवल सी आपका सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को ग्लास में एकत्रित करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। देखिए जो इसका सांद्रण है ये बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, बढ़ता है। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जो नींबू है इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये बात आप जानते हैं कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और जो इसका पीएच मान होता है ये 3 से 6 के बीच होता है। आप जानते हैं कि 1 से 7 के बीच जो पीएच मान होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और जो 7 से 14 के बीच पीएच पैमाना होता है उसकी जो प्रकृति है ये क्षारीय होती है, और जो 7 है ये उदासीन होता है, यानी ना तो ये क्षारीय और ना ही अम्लीय होता है। तो जो 3 से 6 के बीच मतलब पीएच पैमाना होता है ये साइट्रिक अम्ल का होता है, जो नींबू में पाया जाता है। अर्थात यह एक कमजोर अम्ल है ना। और जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है इसमें प्रति इकाई आयतन पर कम होती जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए आंसर परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर दीजिए। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जो ये जल मंदिर है इसका धर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जैन धर्म से है, इस बात को आप जानते हैं। ये बिहार के पावापुरी में स्थित है। माफ कीजिए, जो जल मंदिर है ये बिहार के पावापुरी में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है ये महावीर के जो बड़े भाई हैं राजा नंदीवर्धन
उन्होंने करवाया था। तो यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु जो चित्तरंजन दास है, इनका पेशा क्या था? तो एक लॉयर थे, यानी एक वकील थे। तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चित्तरंजन दास हैं, ये अलीपुर षड्यंत्र कांड जो कि 1908 यानी 1908 के अभियुक्त अरविंद घोष के बचाव के पक्ष में वकील थे। तो असहयोग आंदोलन के अवसर पर इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी और 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो चित्तरंजन दास हैं, इन्होंने ही इलाहाबाद में 1923 में, यानी वर्तमान में जो प्रयागराज है, 1923 में स्वराज पार्टी की भी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? तो ये होता है विधि का शासन। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, विधि का शासन। मेरे भाई, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, इसके तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध जो है किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 14 में, तो सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? तो देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला है कि वृक्षों की नियमित एवं नियोजित कटाई। कहने का मतलब यह है कि जो वृक्षों का नियमित एवं नियोजित, नियोजित का मतलब यह है दोस्त, एक मिनट, वनों का संरक्षण किया जा सकता है किन कारकों द्वारा? ठीक है, वृक्षों की नियमित एवं नियोजित कटाई, ये बिल्कुल सही है, नियमित और नियोजित। ठीक है, और वनों की आगों पर नियंत्रण, ये भी सही है। वनों में सड़कों का निर्माण करके, नहीं, ये नहीं है भाई। एकल कृषि रोपण, ये भी नहीं है। वन रोपण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना, ये भी सही है। वन एवं वन्य उत्पादों का उचित उपयोग, ये भी सही है। मवेशियों के चरने के लिए भूमि साफ करना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए, वी, ई और एफ, तो यहाँ पे ए, बी, ई, एफ यानी सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और उसके बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाती है? बताइए, राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय बल। देखिए, विद्युत चुंबकीय बल ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। माइकल फैराडे द्वारा इसका सबसे पहले अध्ययन किया गया था। तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, समझिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? बताइए, अनैच्छिक क्रिया मतलब समझते हो क्या है? अनैच्छिक क्रिया का मतलब ये है कि जो आपकी इच्छा के बगैर हो उन्हें कहते हैं अनैच्छिक, जो आपकी इच्छा के साथ हो उन्हें कहते हैं ऐच्छिक। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ये हो जाएगा पश्य मस्तिष्क, यानी वी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पश्य मस्तिष्क। देखिए, मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या फिर कहा जाए हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट, और जो ब्लड प्रेशर है और जो श्वास की गति है यानी जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है, इनको नियंत्रित करते हैं। पश्च मस्तिष्क जो है, इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कहा जाए खांसना यानी कफिंग, और जो स्नीजिंग है यानी छींकना, और वोमिटिंग यानी उल्टी करना, इन पाचक रसों के स्त्रावण का नियंत्रण जो है ये कौन करता है? तो ये पश्च मस्तिष्क ही करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उत्पन्न ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन यानी FCEV के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। ये पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एसिग्मा। कहने का मतलब है कि इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाम से एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और यह एक नई पीढ़ी का वेब आधारित एप्लीकेशन है। सेना के सिग्नल कोर के अधिकारियों की एक टीम द्वारा पूरी तरह से इन हाउस विकसित किया गया है और ये आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क यानी आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये मैसेजिंग एप्लीकेशन के विकल्प के रूप में ही काम आता है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः हाइड्रोजन प्लस आयन से आता है और जो हाइड्रोजन ऑक्साइड माइनस आयन से आता है से जल का अणु बनता है। तो यहाँ पे मतलब क्या क्या यहाँ पे भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका अम्ल और क्षार, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान कहा जाए तो H+ आयन से अम्ल और OH- आयन से लवण जो है ये आता है। तो यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 343A, यानी भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343A के अनुसार संघ की जो राजभाषा ये हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 1955 में जो श्री बीजी खेर हैं इनकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का पहली बार गठन किया गया और इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। तो प्रतिवेदन जो है कब दिया गया? 1956 में। गठन कब किया गया? 1955 में। किसके द्वारा? बीजी खेर के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? 343 फर्स्ट। किस भाग के तहत? भाग 17 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? देखिए जो अधिकतम संख्या है ये हो सकती है 250 यानी 250। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कहा जाए तो 245 यानी 245 है। इसमें 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या फिर अनुभव हो। और शेष जो 233 सदस्य हैं 12 के अलावा ये राज्य या फिर संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है थक्कों के निर्माण के लिए सहायक होता है? तो ये हो जाएगा बिंबाणु या फिर जिन्हें आप कहते हैं प्लेटलेट्स। रक्त में मौजूद वे सूक्ष्म कण हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब शरीर के किसी अंग में जैसे चोट लग जाए तो जो प्लेटलेट्स हैं ये उस जगह पर एकत्रित होते हैं और खून को रोकने की कोशिश करते हैं। उसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वी आंसर, बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सामान्यतः क्या होते हैं? जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सामान्यतः मेटल्स यानी कि कहा जाए तो धातु होते हैं। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आवर्त सारणी है उसमें इन्हें समूह 2 में रखा गया है। तो आवर्त सारणी के समूह 2 में रखा गया है और जो ये समूह 2 में रखे गए हैं इनको क्षारीय पृथ्वी धातु भी कहा जाता है। जो धातु है इसे क्षारीय पृथ्वी धातु भी कहा जाता है। जैसे कहा जाए तो जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेडियम, बेरियम, रेडियम ये सब जो हैं ये धातु ही होते हैं। नेक्स्ट है कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब की गई थी? नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब चली थी? तो ये इसका जो कार्यकाल था ये 1992 से 1997 यानी 1992 से 1997 तक थी। और इसे शुरू करने का प्रमुख कारण जो है ये खाड़ी युद्ध और भारत में भुगतान संतुलन की समस्या थी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों से संबंधित जो शुरुआत की गई थी ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है?
तो ये हो जाएगी आनुवांशिकी। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। जो आनुवांशिकी के जनक हैं ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं मेंडल है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये आनुवांशिकी के फादर कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम हो। तो मेरे भाई यहाँ पे बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, बैगनी। बैगनी रंग जो है इसका अपवर्तनांक जो है ये अधिकतम होता है, और जो लाल रंग है इसका अपवर्तनांक ये कम होता है। अपवर्तनांक जो है किसी भी पदार्थ का वे विशिष्ट भौतिक गुण होते हैं, ठीक है। और विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक का मान जो है ये विभिन्न ही होता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा ओणम, जो कि खासकर कहा जाए तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीना मलयालम कैलेंडर के अनुसार होता है। यानी हिंदी में अगर कहा जाए भाई तो अगस्त से सितंबर, हिंदी नहीं अंग्रेजी, अगस्त से सितंबर में राजा बलि के स्वागत और खेतों में अच्छी फसल की उपज के लिए मनाया जाता है। ये 10 दिवसीय त्यौहार होता है, 10 दिनों तक चलता है। और इस उत्सव में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य भी किया जाता है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, ओणम। ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालंगीरा और जिले में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर से देखिए, ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बल्लांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा बॉक्साइट, जो कि कहा जाए तो एल्यूमिनियम। बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो कोरापुट है, रायगढ़ है, कालाहांडी और बलंगीर है, ये इसमें खनन भी यहीं पे किया जाता है। और ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, उसके भी धात्विक खनिज है। भारत में अगर कहा जाए तो ये विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान रखता है। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत जो है ये विश्व में 5वां स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू एराडीटीबी को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए, विश्व क्षय रोग दिवस या फिर कहा जाए विश्व टीबी दिवस, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, ये कब मनाया जाता है। तो ये 24 मार्च यानी कि 24 मार्च को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ये 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस ही कहा जाता है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो 24 मार्च को ही केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा डेयर टू एराडीटीबी विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1987 में यूएनईपी द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1987 में जो यूएनईपी है इसके द्वारा जो शुरू किया गया मतलब मुख्य उद्देश्य था, ये क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था CFCS के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। यानी अगर कहा जाए तो डी आंसर राइट होगा। CFCC का मतलब होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। तो डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान जो 1972 यानी 1972 है, इसके दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ, यानी इसका जन्म हुआ, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है केन्या की राजधानी जो नैरोबी है वहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या फिर सूत्र के बाद लिखा गया पद जो AQ है, ये क्या दर्शाता है कि उसे जो मतलब पदार्थ है उसमें क्या मौजूद है। इसका आंसर आप बताएंगे। फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्त। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जलीय विलयन है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आंसर, जलीय विलयन के रूप में होता है। तो बी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डैश, कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं या फिर करती हैं। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
तो ये हो जाएगा आपका तापमान, यानी तापमान जो है या फिर कहा जाए जो टेम्परेचर है, यही कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों के लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो कैसा होगा। तो तापमान आपका राइट होगा, ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो कहने का मतलब क्या है। इस क्वेश्चंस के कहने का मतलब यह है, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे ताजे पानी में कछुए में अगर 22 से नीचे और 28 से ऊपर तापमान है तो अंडों के उष्मायन से मादा जन्म लेगी। समझिए, अगर 22 से नीचे तापमान है और 28 डिग्री से ऊपर तापमान है तो फिर अंडों के जो उष्मायन होगा, यानी अंडे से जो उत्पन्न होगा वो मादा जन्म लेगी कछुए में, कछुआ मादा होगा। और इसके विपरीत अगर ये 22 से ऊपर और 28 से नीचे है, यानी 22 से 28 के बीच है, तो फिर वो नर होगा। इस तरीके से होता है ना। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट 1 आपका जो है मैंने करवा दिया है। प्रैक्टिस सेट 1 आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं करवा रहा हूँ वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो प्रैक्टिस सेट 1 आपका कंप्लीट, अब प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले निवेदन है भाई कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट आपको समय से मिला करे। और बाकी अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है नए पैटर्न पर आधारित और अब तक पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज प्लस इमेज एंड कलरफुल के साथ है, जिस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये आपको मात्र 39 रुपये की मिल जाएगी। अदरवाइज दाम तो इसका 99 है भाई, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 रुपये की मिल जाएगी। और इसके साथ एक और ऑफर, अगर आप इस ई बुक को लेते हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से जो है, तो उसके साथ आपको ये 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक फ्री में मिलेगी। तो इस पर अदरवाइज दाम तो इसका भी 39 है, लेकिन ये अभी के लिए ऑफर चल रहा है कि आपको इस रेलवे रामबाण संग्रह सीरीज के साथ ये ई बुक आपको फ्री में मिलेगी। तो ये दोनों ई बुक आपको मात्र 39 की अभी के लिए मिल रही है। ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है। अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर एक बार ध्यान से नोट कीजिएगा, 8948667652। फिर से देखिए 8948667652, 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, लिखना है रेलवे एग्जाम से ई बुक। आपको डायरेक्ट यहाँ से ये ई बुक मिल जाएगी 60% डिस्काउंट के साथ, 8948667652। तो इस नंबर पे आप एक बार व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिएगा। हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्त कि अगर आप इस ई बुक को एक बार दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके आओगे और एक अच्छा स्कोर आपका आएगा। और जीके विषय के लिए तो इस ई बुक के हिसाब से कहा जाए मेरे भाई तो ये रामबाण है। फिर आपको अदरवाइज बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो अलग से, है ना। ये जीके के लिए रामबाण ई बुक है। तो आप एक बार जरूर मैसेज कर लीजिएगा 8948667652 पर, इसके बारे में आप जानकारी यहाँ से ले लीजिए। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले सवाल से। पहला है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट भागों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, पत्तियों में, रसधानियों में और पुराने जाइलमों में। तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, पत्तियाँ, रसधानियाँ और पुराने जाइलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थायी का मतलब है कि लंबे समय के लिए नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को और किस रूप में जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम जो है इसे और किस नाम से आप जानते हैं। देखिए समझिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे अधिनियम है 1813, इसको चार्टर अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र और कार्य प्रणाली को समय के साथ साथ सीमित करने के लिए 20-20 वर्षों के अंतराल पर 4 चार्टर अधिनियम पारित किए थे। इसमें से कहा जाए तो जो मतलब क्रम के हिसाब से कहा जाए तो 1793 चार्टर अधिनियम, इसके बाद 20 साल बाद यानी कि 1813 चार्टर अधिनियम, फिर 20 साल बाद यानी 1833 चार्टर अधिनियम और फिर से 20 साल बाद यानी 1853 चार्टर अधिनियम।
इसमें जो चार्टर अधिनियम 1813 है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की अनुज्ञा दी गई थी, मतलब वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये इसमें कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा 20-20 वर्षों पे चार्टर अधिनियम लागू किए जाते थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं ये किसमें निहित होती हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा ए आंसर, राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट है इनमें निहित होती है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 का संबंध जो है संघीय कार्यपालिका से ही है। और इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन चारों पांचों का प्रावधान होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आवर्धन जो यानी है इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? एग्जाम में एक बार पूछा गया था तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जो आवर्धन का सूत्र है ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात में वस्तु की ऊंचाई होगा, यानी के बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा। और उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है ये सदैव 1 से कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 0 से ज़्यादा और 1 से कम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? यहाँ पे अभिक्रिया पूछी जा रही है कि कौन सी अभिक्रिया संभव होगी। तो जो CuSO4 + Ca है, ये CaSO4 + Cu मिलकर के बनेगा। तो ये डी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ही आपका यहाँ पे संभव है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए मोटापा ये यौन विकास से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उनके चरण के परिवर्तन से संबंधित नहीं है, यानी मोटापा ये यौन से संबंधित नहीं है। जबकि मासिक धर्म, महिलाओं में आवाज़ में बदलाव, मुहांसे आना, ये सब जो है ये इससे संबंधित है। तो उसके चरण के हिस्से हैं, है ना। यौन विकास के विभिन्न चरणों में पुरुष और महिलाओं में विभिन्न शारीरिक परिवर्तन जो है ये परिलक्षित होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। जैसे महिलाओं में मासिक धर्म का आना, पुरुषों में कंठ में परिवर्तन से आवाज़ में भारीपन और मोटी आवाज़ होना, चेहरे पर मुहांसे कील निकलना, ठीक है। परंतु मोटापा ये असंतुलित खान पान और शारीरिक श्रम का ना होने का, कहने का मतलब है कि जैसे काम धंधा ना करो, आलसी रहो, तो मोटापा हो जाता है, इसके परिणाम होते हैं, ना कि यौन से संबंधित। तो बी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक है? नमामि गंगे के कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक कौन सा है इसमें? देखिए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जो कि 2014 से 30 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था। तो कब से शुरू किया गया था? 2014 से, यानी जब पीएम नरेंद्र मोदी आए थे उस समय से, और 30 मार्च 2021 तक के लिए शुरू किया गया था। बाद में ये कार्यक्रम जो है 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। तो अब ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ये कब तक चलेगा? ये जो है ये 31 मार्च 2026 तक नमामि गंगे कार्यक्रम चलेगा। इस योजना का लक्ष्य जो है ये गंगा नदी को प्रदूषण समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए है। इस योजना के तहत पुराने घाटों का जीर्णोद्धार करना, STP प्लांट का निर्माण करना, गंगा के किनारे बसे गाँव और शहर को विशेष स्वच्छता प्रदान करना, स्नान और जो स्नान से संबंधित घाट हैं, शमशान घाट हैं, इनका निर्माण, और जो गंदे नाले हैं इनको टैपिंग यानी इनको ढकना, ये संबंधित है। और बाकी गंगा नदी के बारे में आप जानते ही हैं, जो मतलब लंबाई है 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये सब आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा कि गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस टीम के खिलाफ खेला था?
तो फिलहाल 2022 का करंट अफेयर है, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो क्लोरीन गैस होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी आंसर, क्लोरीन गैस। देखिए, जो शुष्क बुझा चूना है, यानी कि जो OH ट्वाइस है, COH ट्वाइस है, इसको जब 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा जाएगा और उसके ऊपर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो जो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो यहाँ पे डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। फिर से समझो, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु यानी जब उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में ना मिले और उसकी उपस्थिति में जलाया जाए तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस जो कि विष के समान होती है, ये उत्पन्न होती है। बताइए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है, ये प्रदूषणकारी और हानिकारक गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी C आंसर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो समझिए, पहला देखिए, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, ये गलत है। जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है, ये सही है। और जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है। किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है, किस चरण के दौरान, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संकुचन चरण। संकुचन चरण कहने का मतलब है कि जो वेंट्रिकुलर संकुचन है यानी जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है, इसके दौरान। तो डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रोटीन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझा जो है किया जाता है। प्रोपेन अणु में जो 3 कार्बन परमाणु होते हैं, इनके द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। केमिस्ट्री का सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। किस तरीके से इसका जो संरचना है या फिर डायग्राम है वो किस तरीके से बनता है, तो आप जानते ही हैं। ये आपका कार्बन हो गया, इसके साथ ये जो है आपका ये हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ फिर ये आपका हाइड्रोजन और इसके साथ ये हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन बंध जो है ये एक कार्बन के साथ, और इसी कार्बन से आपका दूसरा कार्बन जुड़ा होता है और उसके साथ भी आपका हाइड्रोजन बंध और इसके साथ भी आपका हाइड्रोजन बंध, फिर आपका कार्बन जुड़ा होता है और फिर हाइड्रोजन बंध 3 आपके जुड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हाइड्रोजन बंध हो गए, 3, 3, 6 और 2, 8। यानी अगर कहा जाए तो प्रोपेन अणु के साथ जो हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या होती है ये 8 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आंसर, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन के संबंध में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सही मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, जो लीशमैनिया है इसका संबंध बाइनरी विखंडन से है। तो यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड यानी ए और सी में दिया गया है। अब बी का देख लीजिए, जो खमीर है इसका संबंध मोकुलन से है। तो यानी कि जो बी है इसका संबंध हो जाएगा फोर्थ से। तो बी का हो जाएगा आपका फोर्थ से, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो प्लाज्मोडियम है इसका संबंध हो जाएगा बहु विखंडन से, और हाइड्रा का संबंध पुनर्जनन से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियमन के
अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल कितने % भाग का उपयोग कर सकता है? तो कहने का मतलब है कि जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, इसमें भारत जो है कितने % भाग का उपयोग कर सकता है सिंधु नदी के? तो महज 20%, यानी कुल मिलाकर के 20% जो पानी है उसका ही उपयोग कर सकता है भारत। तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है कि रैंड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट तक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ये किसने की थी? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसकी खोज जो है ये 1831 यानी 1831 में माइकल फैराडे ने की थी। और जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल दिया गया है, जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हैं, इन्होंने गणितीय रूप में फैराडे के प्रेरण नियम के रूप में वर्णित किया था। तो बहुत सारे बच्चे इन मतलब मैक्सवेल के बारे में कहेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो माइकल फैराडे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु कहाँ पे रखा जाएगा तब इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2f से परे, यानी फोकस दूरी के दुगुने से परे। तो डी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण अपने वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वो आपतित किरण के पथ का पता लगा लेती है और उसी पथ का अनुसरण करती है। और ये आपतित किरण जो है ये अभिलंब यानी नॉर्मल से मेल खाती है और जिसमें आपतन कोण जो है क्या होगा? शून्य होगा। तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण जो है शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है वो किस नाम से है वो मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर। टेलीग्राम चैनल जो है किस नाम से है दोस्त? एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यानी जो अपने चैनल का नाम है ना वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हर एक छोटी मोटी अपडेट, कोई भी वैकेंसी जो उसके अपडेट, हर एक नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, अदरवाइज आप कमेंट्स करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। बताइए। तो देखिए, वैदिक का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कहा जाए तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये है। पिटक नहीं है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा पिटक। आप जानते हैं पिटक जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक है, उससे संबंधित है। बौद्ध धर्म में पिटक को वेद यानी हिंदू धर्म के समान ही महत्व दिया गया है। पिटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आप जानते ही हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इसमें बौद्ध धर्म और उनके संघ के नियम का संकलन होता है। शुद्ध पिटक इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत का संकलन होता है। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें उनके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो मूल अधिकार है इसको दर्जा दिया गया था शिक्षा के अधिकार को, यानी शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत इसको रखा गया। और इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि एल्यूमिनियम का अयस्क जो है ये बॉक्साइट है। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। जो भी गाइस ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? बताइए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी सी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए द्विमित्र जो द्विमित्र मंडलीफ है इनको आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है, ये बात आप जानते ही हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति है जो नज़दीक है किस माह में मनाया जाता है। तो ये अक्सर कहा जाए तो 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है, और ये किस महीने में, जस्ट अभी मैंने बताया जनवरी में, यानी जनवरी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनवरी। देखिए जो मकर संक्रांति है भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, खासकर कहा जाए मेरे भाई तो गुजरात के साइड में इसको पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अगर कहा जाए तो सामान्यतः ये प्रत्येक वर्ष 14 या फिर 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि शीत ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होकर के मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य की इस जो मतलब मकर तिथि है इसको ही मकर संक्रांति कहा जाता है। तो जनवरी महीने में ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखो, हवा में यात्रा करती हुई प्रकाश की एक किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। हवा में यात्रा करती हुई प्रकाश की एक किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, तो कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्त। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही होगा। पहला देखिए, आयतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। आयतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, सही है। आयतन कोण उद्भव कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। और निर्गत किरण जो है ये आपतित किरण, यानी जो निर्गत किरण है ये आपतित किरण के बराबर या फिर समानांतर होती है, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां दोनों माध्यम यानी वायु और शीशा, या कहा जाए जो सघन और विरल है, इन दोनों माध्यम के घनत्व को भिन्नता के कारण होती हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है, बताइए सही आंसर। देखिए फोर्ब्स जो है एक पत्रिका है और इसके अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला भाषा जो है ये अपना 6वां स्थान रखती है। पहले और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ और पंचम स्थान जो है कि मतलब किसी दूसरी भाषा का है, जबकि कहा जाए जो 6वां स्थान है ये बांग्ला भाषा का है विश्व में। पहले स्थान पे कहा जाए तो अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पे तो चीनी भाषा है जिन्हें हम मंदारिन कहते हैं, तीसरे स्थान पे हिंदी है, और चौथे स्थान पे स्पेनी, 5वें स्थान पर फ्रांसीसी, और जो 6वें स्थान पर है ये बांग्ला भाषा है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वां। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, इसमें से कौन सी जो शक्ति की इकाई नहीं है ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखा जाए तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक नहीं होता। तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत के मात्रा के रूप भी कहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप जो होता है ये होता है KWH। KWH जो है ये होता है किलोवाट घंटा का संक्षिप्त रूप, और इसे यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि जूल प्रति सेकंड, अश्वशक्ति, वाट ये सब जो है शक्ति के ही मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट, किसी फर्म का उत्पादन कार्य इनके बीच एक संबंध है। किसी भी फर्म का उत्पादन कार्य ये किसके बीच के एक संबंध के बारे में बता रहा है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। इनपुट का उपयोग किया गया है और आउटपुट जो है उत्पादित किया गया है, तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। वैसे भी अगर एक तरीके से कहा जाए मेरे भाई तो एक बात आप जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए ये दोनों होते हैं। तो राइबोसोम और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबोसोम ये दोनों होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है। नेक्स्ट, ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है लेकिन ये द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में
समूह सी के अंतर्गत आता है। तो ए, बी और सी की पहचान करना है। यानी ए के ये जो यहाँ पे ए लिखा है ये किसके बारे में बता रहा है, बी जो है किस धातु के बारे में बता रहा है, और सी जो है ये किसके बारे में बता रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर कहा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चंस ये नहीं है, ये एक तरीके से कहा जाए तो डिफ़िकल्ट ही है, बट आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि आप इजीली तरीके से इसका आंसर बता सकते हो। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा। सोच समझने के बाद आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। भाई अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिया करो यार। तो देखिए अगर यहाँ पे कहा जाए तो ए जो है हाइड्रोजन है, बी जो है मैग्नीशियम है, और सी जो है आपका ये समूह 2 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किसके सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की। ये फिलहाल उस समय के क्वेश्चंस के हैं, 2022 के हिसाब से है। तो ये हो जाएगा आपका NIMHANS के अंतर्गत, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, यानी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान। और वर्तमान में कहा जाए भाई तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं। तो ये 2022 के हिसाब से क्वेश्चंस पूछा गया था जब इन्होंने शुरू किया था, बट वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसके 5 साल बाद, यानी जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, और 14 मई 1956 को दूसरी पंचवर्षीय योजना ये स्टार्ट हो गई थी, जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। इस योजना में औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया था, और इसी योजना में लाइसेंस परमिट कोटा राज शुरू किया गया था, जिसके सरकारी नियंत्रण इतना मजबूत था कि यह न केवल यह तय करता था कि कौन सी कंपनी क्या उत्पादन करेगी, बल्कि ये उत्पादन की मात्रा और कीमत भी तय करती थी। 1991 में सरकार ने उदारीकरण को अपनाया, जिसमें अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करके बाजार प्रणाली पर भी नियंत्रण किया गया। तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 1956 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 ये अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ। उससे पहले निवेदन है भाई लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है। सवाल कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है। तो ये हो जाएगी Mg यानी मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम धातु की एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन यानी जो Al2SO4 थ्राइस है से अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम सल्फेट यानी 3MgSO4 और ठोस एल्यूमिनियम धातु यानी 2Al जो है ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, ये बताइए। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, लाल रक्त कणिकाओं में। मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक है ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिका यानी कहा जाए आरबीसी में उपस्थित होमोग्लोबिन ही श्वसन वर्णक होते हैं। होमोग्लोबिन लाल रंग के आयरन युक्त वर्णक होते हैं, और ऑक्सीजन यानी O2 के उत्क्रमणीय तरीके से बंधन बना करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है,
तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में जन्मे। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग दिया। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में, यानी बिहार के बोध गया में, निरंजना या फिर पुनपुन या फिर कहा जाए फल्गु, ये तीनों एक ही नाम है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो नाम मतलब कहाँ पे? बोध गया में। और इसके पश्चात ही ये बुद्ध कहलाए। इनका मतलब पहले नाम जो था वो सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। माता का नाम माया देवी, पिता का नाम शुद्धोधन था। और जो गृह त्याग है इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जो उपदेश देने की घटना है जिन्होंने सारनाथ में दिया, जो उपदेश देने की घटना है ये इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और जो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि कुशीनगर में हुआ था। तो ये मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको पूरा दे दिया है। नेक्स्ट, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? इजी है। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक जो है ये कौन होता है? बताइए, राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का संवैधानिक प्रधान अर्थात सर्वोच्च कार्यपालक होगा और देश का पहला नागरिक होगा। हमारी बात को ध्यान से सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता जो है यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता धारण करता हो और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया था। इस वर्ष की विषय क्या थी? यानी 2022 की विषय की थीम पूछा जा रहा है। ये 2022 के विषय की थीम पूछ रहा है। बताओ भाई, ये मतलब प्रैक्टिस सेट में दिया गया था तो मैंने आपको बता दिया है फिलहाल, और मैं 2023 की भी आपको बताऊँगा। देखो, 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि की जो वेटलैंड्स की थीम थी ये क्या थी? तो ये हो जाएगा वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। मतलब जो थीम है क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वी आंसर। देखिए, जो आर्द्र भूमि दिवस है ये 1971 यानी 1971 से मनाया जा रहा है। और 2024 के विश्व आर्द्र भूमि की जो थीम थी ये थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेब लीग। क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेब लीग, ठीक है। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि कन्वेंशन आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में विश्व के आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए सदस्य देशों के साथ जो मध्य संधि है यह हस्ताक्षरित की गई थी। पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना होता है? एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो है ये कितना होता है? तो ये हमेशा 1 से अधिक होता है। मतलब कहा जाए तो बी आंसर राइट होगा, हमेशा ये 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पे दोस्त आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? हमेशा 1 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ये वो संख्या है या फिर ये वो संख्या है जो बताती है कि उसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना या फिर कम या फिर ज़्यादा है। तो बी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश निम्नलिखित क्या है सवाल, कहाँ गया भाई? हाँ, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसे कहते हैं आपतन कोण। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो ये हो जाएगा आपका K2SO4।
K2SO4, कहने का मतलब है पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान जो है 7 ही होता है, यानी ये उदासीन होता है ना भाई। जब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 व अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, इसके पीएच मान क्रमशः क्या होते हैं 10 और 11 व 4 और 6 से मध्य होते हैं। नेक्स्ट AgCl 2Ag प्लस Cl उपरोक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? तो ये अभिक्रिया है, इसको घटित होने के लिए स्थिति पूछा जा रहा है कि क्या हो पाएगी। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश की जो मतलब यहाँ पे अगर सूर्य के प्रकाश को ऐड कर दिया जाए तो ये अभिक्रिया जो है पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगी। तो बी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड है यानी AgCl है, इसको सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग जो है धूसर हो जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन होने की वजह से ऐसा होता है। निम्नलिखित चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाते हैं, सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान करें। तो ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें आपको ये बताना है ABCD और E करके, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो ABCDE करके यहाँ पे ये 5 चित्र दिए गए हैं, इनमें आपको जो कणिकाएं हैं उनके बारे में बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ए जो है ये आपका ये है न्यूट्रोफिल, बी जो है आपका ये है इवोसिनोफिल और जो सी है आपका ये है बेसोफिल और जो डी है आपका ये है लिम्फोसाइट और जो आपका ई है ये है मोनोसाइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उत्तल दर्पण है और जो समतल दर्पण है इन दोनों द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है और इस तरह के जो बने प्रतिबिंब हैं इनको स्क्रीन पर प्रक्षेपित या फिर केंद्रित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था एक बार, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? देखिए जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर ये पानी के अणु को सोख लेता है और सफ़ेद पाउडर के रूप में अवशेष बचाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP कहते हैं। और जो यहाँ पे कहा जाए तो 120 सेल्सियस होना चाहिए, बट ऑप्शन में 120 आपका दिया नहीं गया है, यानी 120 डिग्री सेल्सियस जो है ये होना चाहिए तापमान, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। अब आप चुनेंगे क्या? आप चुनेंगे 100 डिग्री, यानी क्योंकि इसके करीब 100 ही है, तो बी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस अवसर पर तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो ये महाशिवरात्रि के अवसर पर ये लगभग फरवरी मार्च में मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय होता है, यानी 5 दिनों तक ये उत्सव चलता है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का जो उत्पादन है ये श्वसन के दौरान होता है। तो कब? श्वसन के दौरान। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तांबा का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर तांबा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, एक श्वेत प्रकाश पुंज एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बैगनी रंग घटक का विचलन न्यूनतम होता है,
कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है। अब इसमें आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए बैगनी रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है ये न्यूनतम होने से विचलन जो है अधिकतम होता है। तो यहाँ पे विचलन न्यूनतम दिया गया था तो ये गलत है ना। तो विचलन इसका अधिकतम होता है। और कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, ये तो भाई वैसे भी सही नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, देखिए प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण है इसके सिद्धांत की खोज जो है ये 1665 में आइजैक न्यूटन, जो सर आइजैक न्यूटन है, इनके द्वारा की गई थी। कब? 1665 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष से जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो भी डियर यहाँ पे बता रहे हैं 86वां संविधान संशोधन, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बात और बता दें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 11वां जो है 2002 में जोड़ा गया था। अगला, पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? जो पैंथालासा शब्द है किससे संबंधित है? पैंथालासा शब्द किससे संबंधित है? फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पैंथालासा शब्द का संबंध महासागर से है, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्व काल में सभी महानगर एक समृद्ध विशाल जल क्षेत्र थे जिसे पैंथालासा कहा जाता था, तथा पैंजिया विशाल भू क्षेत्र, यानी पैंजिया जो है विशाल भू क्षेत्र के रूप में वर्तमान में कहा जाए तो सभी महाद्वीपों का संयुक्त रूप है, इसे पैंथालासा के मध्य ही था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। पैंथालासा का मतलब होता है कि जल ही जल, यानी पैंथालासा का अर्थ जो है क्या होता है? जल ही जल। तो इस बात को भी आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तापमान। देखिए पर्यावरणीय कारकों में से कहा जाए तो तापमान ही कुछ प्रमुख कारक हैं जो जंतुओं में विकासशील जीवों के लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कछुए वाला उदाहरण दिया था कि अगर इतना तापमान होगा तो नर पैदा होगी और इतना तापमान होगा तो मादा पैदा होगी। ये मैंने आपको बताया था। जैसे मगरमच्छ, कछुआ, कुछ मछली, इनमें अंडों की परवरिश एक निश्चित वातावरण और तापमान से ही होती है जो कि इनके संतानों के लिंग निर्धारण करती है। तापमान अधिक हो जाने पर अंडों से निकलने वाली संतानें जो हैं ये मादा होती हैं और तापमान कम होने से भ्रूण विकास धीमा होता है और संतानें नर उत्पन्न होती हैं। ये ठीक है, तो कम होने से कौन सी संतान होगी? नर उत्पन्न होगी, और अगर तापमान ज़्यादा है तो मादा उत्पन्न होगी। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में पारित किया गया था। देखिए महात्मा गांधी ने 1919 में अंग्रेजों द्वारा जो पारित रॉलेट एक्ट है, इस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस सत्याग्रह की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1919 से हुई थी। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट गैस समूह, यानी जो नोबेल गैस ग्रुप है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, मेंडलीफ ने 1869 में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों और उनके परमाणु भारों के संबंध का आवर्त नियम प्रस्तुत किया था, जिसे मेंडलीफ आवर्त सारणी कहा जाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है हेनरी मोजले द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन प्रदान करता है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट उत्तर क्या हो जाएगा?
फटाफट आंसर दीजिए दोस्त, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ये भारत का एक गैर बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस संस्थान है जो स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना जो है 1873 में केरल में हुई थी। संस्थान 1950 में गोल्ड लोन व्यापार में आया था। तो 1873 में इसकी स्थापना हुई और 1950 से गोल्ड लोन में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ये उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। ऊंचाई जो है 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी यानी कि कहा जाए तो जो उड़ीसा है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली जो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है वो है देवमाली, है ना। नेक्स्ट है आपके सामने कि अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM और नीति आयोग ने डैश के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप CIF लॉन्च की, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में नोट जारी करने वाला एक प्राधिकरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी सभी नोटों को जारी करता है। इसकी स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके जो पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और मतलब ये बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता है। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना और इसके अलावा साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रह, नोटों का निर्गमन, ये सब जो है इसी का कार्य है। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1726 में। 1726 में शाही चार्टर फरमान के द्वारा कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी, जिसमें 1 मेयर और 9 एल्डरमैन शामिल थे। ज्ञात हो कि इसी वर्ष बॉम्बे नगर की भी स्थापना की गई थी। तो 1726 बी आंसर आपका राइट, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुतक कोशिकाएँ, जो वायुतक कोशिकाएँ हैं ये किस में पाई जाती हैं? वायुतक कोशिकाएँ किस में पाई जाती हैं? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये जलीय पौधे में पाई जाती हैं। दैट मीन्स कहा जाए तो जलीय पौधे ऑप्शन में दिया गया है जलकुंभी। तो ये जलकुंभी हो गया, सिंगाड़ा हो गया, इसमें पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतरकोशिका अवकाश यानी गैप होते हैं तथा उनमें वायु भरी होती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह में आसानी से तैरते रहते हैं। जैसे जलकुंभी तैरता रहता है, सिंगाड़े की भी अगर आप देखोगे तो तैरते रहते हैं। इन्हें वायुतक कहते हैं, है ना। और वायुतक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, जलकुंभी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः और की दिशाओं को निरूपित करती है। तो कहने का मतलब है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो दाएं हाथ की तर्जनी है और मध्यमा उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धाराओं की दिशाओं को नियंत्रित करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम गति जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र और चालक की धारा के मध्य संबंध स्थापित करता है। इनके अनुसार अपने अंगूठे और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत लाने पर अंगूठा जो है चालक की गति और जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है ये चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। इस नियम का उपयोग जो है जनरेटर की कुंडली में धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसमें? जनरेटर में कुंडली की धारा को दशा को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तो किस राज्य का बिश्नोई समुदाय अपने पशु संरक्षण और अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखो ये जो समुदाय है बिश्नोई समुदाय, ये राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के साथ साथ कहा जाए
तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी निवास करता है, लेकिन खास कर कहा जाए तो ये आपका राजस्थान में ही होगा। तो डी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? तो 1966 यानी 1966। तो 1966 में इंदिरा गांधी सरकार में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। विदेशी निवेश न हो पाने, विदेशी विनिमय सीमित हो जाना तथा 1965 के भारत पाक युद्ध से उपजे हालातों से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार को यह कदम उठाना पड़ा था। तो 1966 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे जो मैंने कंप्लीट किया है वो प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 ये, और इसके अलावा जो रेलवे ग्रुप डी के 7 सॉल्व्ड पेपर हैं वो, यानी कुल मिलाकर के 10 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा अभी आपका अगर कहा जाए मेरे भाई तो 7 सेट आपका अभी और है, तो वो भी मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी इस ई बुक के बारे में एक बार मैं आपको और बता दूं, ये रेलवे एग्जाम्स के लिए रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक है, जो कंप्लीट सिलेबस है 60% डिस्काउंट के साथ। अगर आपको लेना है तो 8948667652 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस ई बुक के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। बाकी मेरे भाई मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से जो टेलीग्राम है वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं सेट करूँगा वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और मेहनत कैसी लग रही है इस पर अपना फीडबैक शेयर कर दो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर अब 4 को।